वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड के बारे में। एसबीआई कार्ड के यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे उसका फंडामेंटल एनालिसिस, जानेंगे थोड़े बहुत की कंपैरिजंस की, पैरामीटर्स समझेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, आउटलुक जानेंगे और यहाँ पे हम हमारा ओपिनियन शेयर करेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। क्या वापस एक अपसाइड देखने को मिल सकती है क्या, जो पिछले महीने में देखने को मिली थी। वापस 1100-1200 रुपये वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं क्या, 1000 रुपये क्रॉस करेगा क्या, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अभी तक अगर आपने हमारा ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड, जो कि इंडिया में पहली बार टेलीग्राम पे हम देख रहे हैं, जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ ऑटोमेटेड बेसिस पे यहाँ पे अपडेट हो जाती है, तो अगर आप उसने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं टेलीग्राम को, और यहाँ पे आप हमें नहीं तो टेलीग्राम पे जाके बीट द स्ट्रीट सर्च कर सकते हैं। चलिए, एसबीआई कार्ड के जो रिजल्ट्स आए हैं ओवरऑल में, अगर आप मुझसे पूछते हो रिजल्ट्स कैसे हैं, तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर अपन बात करें तो काफ़ी अच्छे हैं। वहीं पे वाई ओ वाई बेसिस पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। एनपीए कंपनी के सुधर गए हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है मार्केट शेयर वगैरह की भी, तो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो अगर आप मुझसे है ना हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप है ना बहुत लंबे वीडियो बनाते हो, बट अगर मुझे केवल रिजल्ट समझाने ना तो मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ओवरऑल सारे पैरामीटर्स पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, एक आप अच्छी खासी अपसाइड देख सकते हो। तो कोई यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में अगर जानना चाह रहा था तो मेरा ओपिनियन ये कि रिजल्ट्स अच्छे हैं एंड हैज बीट द मार्केट एक्सपेक्टेशंस, और यहाँ पे एक आप अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे वापस देख सकते हो अपसाइड भी। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस लेते हैं। देखो, कंपनी ने पैट यहाँ पे जो पोस्ट किया है 305 करोड़ का किया है, और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी ने 6 लाख नए अकाउंट्स यहाँ पे खोले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, रिटेल स्पेंड 27,000 करोड़ से ज़्यादा का रहा है, जो कि 63% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। कॉर्पोरेट स्पेंड्स यहाँ पे 149% से बढ़ा है, और रिसीवेबल्स यहाँ पे 24,000 करोड़ से प्लस है। अब ये स्पेंड और रिसीवेबल्स बेसिकली कुल मिला के कंपनी के बिजनेस की यहाँ पे ग्रोथ डिफाइन करते हैं। जितना ज़्यादा स्पेंड और रिसीवेबल्स होंगे उतना ज़्यादा इनको इंटरेस्ट इनकम होगी, और उतना ही ज़्यादा इनके यहाँ पे जो फीस की इनकम होगी वो भी होगी। हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी का जो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे बढ़ गया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब होता है, अगर आप देखोगे इंटरेस्ट ये लोग कितना पे करते हैं यानी अपने लोन के लिए, और यहाँ पे कितना ये लोग आपसे चार्ज करते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है इंटरेस्ट मार्जिन। इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको एनआईएम के एनालिसिस में बताऊंगा। कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहा है इस बार क्यू ऑन क्यू रहा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिजनेस वॉल्यूम्स यहाँ पे अगर हायर वाई ओ वाई बेसिस पे तो हायर रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे हायर बिजनेस वॉल्यूम्स के कारण, और वहीं पे कंपनी का आरओए और आरओएई यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो यहाँ पे सीक्वेंशियली इंक्रीज हुए हैं। अच्छा, कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पे जीएनपी, अगर मैंने जैसे कि बात करी थी ऑलरेडी कि अब यहाँ पे 3.91% रह गया है, जो कि पिछली बार 5% के करीब था। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रीस्ट्रक्चरिंग जो बुक है अगर आप देखोगे तो अभी टोटल बुक की यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग लोन्स जो है वो 6% रह गए। कंपनी ने यहाँ पे मैनेजमेंट ओवरले पोजीशन जो बना रखा है प्रोविजन, वो यहाँ पे 258 करोड़ का है, जो कि लगातार यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है। पहले अगर अपन देखें तो 700-900 करोड़ का मैनेजमेंट ओवरले पोजीशन था एट द पीक ऑफ यहाँ पे कोविड वायरस। फिर वहीं पे अगर आप देखेंगे हेल्दी यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 26%, जो कि यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। वहीं पे कंपनी ने यहाँ पे टाइप किया है, अभी कुछ नए कैंपेन्स वाले चलाए हैं, जेन नेक्स्ट ऐप करके, और यहाँ पे फैब इंडिया करके को ब्रांडेड यहाँ पे कार्ड लॉन्च किया है, और यहाँ पे वहीं पे तरह तरह के अदर डिजिटल जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो इनिशिएटिव लिए है। को ब्रांडेड कार्ड्स क्या होते हैं, देखो को ब्रांडेड कार्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया। अभी जैसे इन लोग ने फैब इंडिया के साथ किया है, थोड़े टाइम पहले इन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ किया था, और फिर अमेजॉन के साथ ऐसे ही है ना आईसीआईसीआई का टाइप था। अब उससे क्या होता है ना, फैब इंडिया पे जब आप कभी भी यहाँ पे परचेज वगैरह करोगे तो आपको यहाँ पे है ना एसबीआई के कार्ड पे बेनिफिट मिलेगा। अपन ने आईसीआईसीआई के केस में देखा था, वो अभी सबसे ज्यादा है ना मार्केट शेयर गेन कर रहा है ओवरऑल क्रेडिट मार्केट के अंदर, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एचडीएफसी का भी यहाँ पे जो लगा रखा है बैन रेस्ट्रिक्शंस है, तो आईसीआई सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे गेन कर रहा है मार्केट, और उसके पीछे की रीजन है उनके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो कि अमेजॉन के साथ है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ना ओवरऑल इसके बिजनेस को यहाँ पे बढ़ाती है। को ब्रांडेड जितनी ज्यादा होगी ना उतना अच्छा होगा। इन्होंने थोड़े टाइम पहले आई थिंक गूगल या गूगल पे के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करी थी। चलिए, और डिटेल में अगर अपन समझते हैं जो प्रॉफिट है, अगर आप देखोगे प्रॉफिट यहाँ पे अगर आप देखोगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 74% से बढ़ा है, वाई ओ वाई बेसिस पे 23% से डाउन रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्यू ऑन क्यू वाई ओ वाई बेसिस से बढ़ा है, और रिसीवेबल्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाई ओ वाई बेसिस पे बढ़ गए हैं, क्यू ऑन क्यू पे यहाँ पे कम हो गए हैं। नेट एनपीए अगर आप बात करें तो यहाँ पे दोनों ही तरीके से अगर आप देखते हो, तो अगर नेट एनपीए की बात करें तो वाई ओ वाई बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के बड़े हैं, बट है ना ओवरऑल अगर आप देखोगे कोविड के कारण अब यहाँ पे है ना एनपीए स्टेबल होते हुए दिखाई दिए। आरओए और आरओई में भी लगभग इसी तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, कार्ड इनफोर्स और यहाँ पे ओवरऑल चीज़ अगर आप देखोगे, ये इनका मार्केट शेयर का यहाँ पे डेटा है।
14% से इनके कार्ड इन्फोर्स का यहाँ पे ओवरऑल पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है मार्केट शेयर। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 2% से यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ा है, बट स्पेंड के अंदर इनका मार्केट शेयर यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 7% से कम हो गया, बट 74% से ओवरऑल वाई बेसिस पे बढ़ा है। एसेट क्वालिटी की बात कर चुके हैं। यहाँ पे जो अगर आप देखोगे बोरिंग्स जो है, यहाँ पे इनकी जो डाइवर्सिफाइड बोरिंग्स होती है और इनको बोरिंग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज एसबीआई इनकी सारी फंडिंग करता है। अच्छा, कार्ड इनफोर्स के अंदर मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि मार्केट शेयर इनका ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, और वहीं पे जो इनका ग्रोइंग पोर्टफोलियो है 14% यहाँ पे जो ग्रोथ पुट ऑन करी है वाई बेसिस पे इन कार्ड्स, और वहीं पे स्पेंड्स और यहाँ पे रिसीवेबल्स के अंदर भी। सो ओवरऑल हेल्दी यहाँ पे सिचुएशन रही है। कॉस्ट टू इनकम रेशो यहाँ पे ठीक ठाक रहा है 52.5%। की पोर्टफोलियो ट्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, न्यू अकाउंट्स यहाँ पे कंपनी ने खोले हैं वो लगभग अगर आप देखोगे 6,09,000 खोले थे, तो यहाँ पे ना पीक ऑफ पेंडेमिक प्रॉब्लम थी, बट वापस अब है ना स्टेडी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं पे रिटेल स्पेंड्स भी अब यहाँ पे बैक टू यहाँ पे थोड़े बहुत लेवल्स को रिकवर कर रहा है, बट अभी भी अपने को ओवरऑल चीज़ों को यहाँ पे देखना है। कॉर्पोरेट स्पेंड्स हेल्दी रहे और रिसीवेबल्स तो ठीक है, इनमें ज़्यादा अपन देखेंगे नहीं। अच्छा, फिर वहीं पे अगर आप देखोगे रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन ऑन जो यहाँ पे मास्टर कार्ड पे है उसका इंपैक्ट दिखा है, तो कंपनी ने बताया कि हमारे कौन कौन से यहाँ पे जो कार्ड थे ना वो मास्टर कार्ड पे डिपेंड करते थे। तो कुल मिला के कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे बोला है नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट्रिक्शन ऑफ मास्टर कार्ड नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये नंबर सेकंड प्लेयर है। अभी अगर आप देखोगे सबसे बड़ा प्लेयर आज भी एचडीएफसी बैंक है। लगातार इनके मार्केट शेयर फिर भी बढ़ रहा है, बट फिर भी अभी भी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक यहाँ पे लगभग है ना इनसे ज़्यादा बड़ा है। 19.2 इनका ओवरऑल यहाँ पे मार्केट शेयर रहा है। स्पेंड्स में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिला है। न्यू अकाउंट्स आप देखोगे 6,09,000 खोले हैं, जो कि अगर आप देखोगे पेंडेमिक के कारण थोड़े बहुत हिट हुए थे। चैनल वाइज स्प्लिट आप देख सकते हो। ये क्या है कि भैया एसबीआई के कस्टमर्स को कितना यहाँ पे कार्ड बेचा जा रहा है, एसबीआई से कितने यहाँ पे है ना इनके जो पेरेंट कंपनी है एसबीआई से कितने इनके कस्टमर आ रहे हैं, और ओवरऑल ये लोग बाहर से कितना सोर्स कर रहे हैं। बाहर से सोर्स करने में कॉस्ट ज़्यादा लगती है और एसबीआई से सोर्स करने में कॉस्ट कम लगती है, बट यहाँ पे अगर कंपनी बाहर से सोर्स कर पाएगी तो ये ओवरऑल है ना खुद इंडिपेंडेंट हो जाएगी, इसको एसबीआई पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बाहर से ज़्यादा सोर्सिंग होती है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने है ना कुछ ना कुछ किया है जिससे इनको फायदा मिल रहा है। बाकी कार्ड इनफोर्स और चैनल वाइज स्प्लिट आप देख सकते हो, ये ओवरऑल चीज़ें हैं, ये न्यू अकाउंट्स है और ये ओवरऑल कार्ड स्पेंड है। लगभग यहाँ पे इनके पास जो कार्ड है वो करीबन 1,20,00,000 इनके टोटल यहाँ पे कार्ड स्पेंड्स। और इंडिया में आपको मैं बता दूं जो क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन है वो बहुत बहुत लो है। लगभग आज भी कम से कम 3 से 5% लोग ही यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं, और देयर इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो इन द फ्यूचर ईयर्स। ठीक है, वो चीज़ें तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे चलन बहुत बहुत ज़्यादा अभी बढ़ने वाला है, जैसे जैसे ऑनलाइन चीज़ें बढ़ रही है। फिर यहाँ पे स्पेंड्स वगैरह का डेटा दे रखा है, तो लगभग यहाँ पे कोविड-19 के कारण थोड़ा बहुत हिट हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 30 डे स्पेंड एक्टिव रेट मतलब है ना कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं जो हर 30 दिन में है ना इनके कार्ड यूज कर रहे हैं। तो 45% लोग हैं जो अभी भी यहाँ पे इनका कार्ड यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, बट ये कोविड के कारण यहाँ पे ना क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हिट हुई थी, वाई बेसिस पे चीजें स्टेबल रही है। चलिए, अगर आप अब ये क्या है, ये इनका पोर्टफोलियो का पूरा है ना साइज है, कौन कौन से लोग हैं। मोस्टली जो लोग हैं ना सैलरीड कस्टमर्स हैं। सैलरीड कस्टमर का क्या होता है, वो उनकी जो पर्सनल फाइनेंसिंग होती है वो एकदम प्लान्ड होती है, तो उनके जो डिफॉल्ट के चांसेस होते हैं कम होते हैं। बट आपको पता है एक जो सेल्फ ऑक्यूपेशन वाला आदमी है वो उसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, है ना। तो ओवरऑल देखो दोनों चीज़ें हैं, बट यहाँ पे ऑब्वियसली सैलरीड आदमी ही यहाँ पे है ना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लेते हैं। फिर यहाँ पे बताया गवर्नमेंट पीएसयू वाले कितने लोग हैं, और एज वाइज यहाँ पे बताया है। टायर 1 सिटीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर आप देखोगे T1 के अंदर 59% लोग हैं, जो पिछली बार से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना पहले यहाँ पे बहुत कम था, बट अभी अगर अपन देखेंगे T1 जो है ना वो धीरे धीरे यहाँ पे अभी 49% पे आया है। अब यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है T2 T3 सिटीज़ है, यहाँ पे अभी भी ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बट क्या होता है कि T2 T3 सिटीज़ में इतने खर्चे नहीं होते कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिया जाए, है ना। तो ये एक चीज़ होती है, ये एक बिजनेस मॉडल है जो यहाँ पे अपने को समझना चाहिए। ऑनलाइन स्पेंड यहाँ पे अभी 54% रहा है, और जो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछली बार से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बट यहाँ पे कोविड के कारण लगभग सभी के अंदर ना नेगेटिव स्पेंड देखने को मिला था, जिसमें से कैटेगरी 4 पे सबसे ज़्यादा अभी भी इंपैक्ट है, वो अभी भी 50% से यहाँ पे डाउन है। फिर वहीं पे थोड़ी बहुत जगह पे यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे मिला था, जैसे कि अगर आप देखोगे ऑनलाइन स्पेंड्स के अंदर 1-2 कैटेगरी में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली थी, बाकी सभी स्पेंड्स में यहाँ पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ था। तो ये स्पेंड का जो मैं आपको डेटा बता रहा था वो वैसा हो रहा है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स में अगर अपन देखते हैं, पैट यहाँ पे इस तरीके से रहा है। पिछली बार जो पैट था उस टाइम क्या था ना, आरबीआई के कुछ यहाँ पे मोरेटोरियम वगैरह की चीज़ें नहीं आई थी। अब यहाँ पे मोरेटोरियम के आने के कारण बहुत सारे इंटरेस्ट तो इनको ना रिवर्स करना पड़ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग वगैरह दे दी। तो ये सारी चीज़ें, क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे इनकी अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 33% से बढ़ गई है, बट 8% से कम हो गई है। फिर वहीं पर पैट और पीबीटी की चीज़ें तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। अब ग्रॉस एनपीए वगैरह अपन अब देख लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रॉस एनपीए जैसे कि अगर आप देखोगे तो 1.35
3.5% से बढ़ के 3.91 हो गया। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम हुआ है और वाई ओ वाई बेसिस पे इसलिए बढ़ा है क्योंकि कोविड का जो धीरे धीरे पीक था ना वो बढ़ता गया। तो वो सारी चीज़ें Q1 के अंदर जब रिजल्ट पोस्ट किए थे ना कंपनी ने, तो इनका कोविड का कंसर्न बहुत कम था क्योंकि केवल है ना 2-3 ही महीने हुए थे कोविड को आए हुए और उसके बाद और भी कोविड चला है, तो एनपीएस तो बाद में होने लगे हैं। तो इसलिए नेट एनपीए का भी फिगर इसी तरीके से है और आरओई जो पहले था वो बहुत ज़्यादा था और अब धीरे धीरे कम हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी वापस यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कंपनी की ये इंटरेस्ट इनकम वगैरह है जो कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी है, तो ये सब ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने पुट ऑन करी है। आज भी कंपनी सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाती है वो लगभग यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम से सबसे ज़्यादा आता है। तो इनके क्या होता है, इंटरेस्ट इनके अलावा और क्या होता है, फीस वगैरह होती है, जो एनुअल फीस वगैरह आप पे करते हो ना क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वो यहाँ पे इनका अदर फीस होता है। फिर थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेंड बेस्ड होती है, फिर थोड़े बहुत अदर तरह के ना पेनल्टी चार्जेस वगैरह होते हैं, लेट फीस वगैरह, तो ये इस तरह की इनकम होती है। तो ये सब चीज़ें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेरा वन ऑफ द फेवरेट है और इसलिए मैं इस कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इंडिया में किसी भी कंपनी का, एनबीएफसी हो या कोई भी हो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 14-15% नहीं होगा। शुरू में अगर आप देखोगे तो 20% था। इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, ये लोग अगर आप देखोगे इसका जो कॉस्ट ऑफ फंड है 5.2% है, जो बजाज फाइनेंस के कॉस्ट ऑफ फंड से भी कम है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है कि इनको एसबीआई से लाखों है ना करोड़ों रुपए फ्री मिल जाते हैं। ठीक है, फ्री मतलब है ना सस्ते भाव में मिल जाते हैं। जितना एसबीआई का रेट है ना, जितना एसबीआई में दम है ना उठाने का, उतना इनके भी दम है। और इसको एसबीआई पहले कम भाव में उठाता है और इनको भी कम भाव में दे देता है। 5% इनकी कॉस्ट है, बट ये जब आपसे चार्ज करते हैं तो लगभग आपने देखा होगा 20-30% चार्ज करते हैं, जो ओवरऑल अगर आप एवरेज आउट करोगे तो 15% यहाँ पे यील्ड बैठता है, 18-20% बैठता है। और इसलिए ये बिजनेस में ना इतना हाई मोट है और इतना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा है। किसी भी कंपनी का, फाइनेंशियल कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है। बैंक्स में अगर आप देखोगे 4-5% होता है, एनबीएफसी में 8-9% होता है, बट यहाँ पे 15% का यहाँ पे आज भी यहाँ पे मार्जिन है। तो दिस इज़ वन ऑफ द की फैक्टर विच आई लाइक मोस्ट। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है ना, इनकी जो फंडिंग है, फंडिंग प्रोफाइल इनकी जो क्रिस्टल की रेटिंग है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इनके पास आज भी लगभग 7-8 हज़ार करोड़ की पे ना बैंक लाइन्स यहाँ पे मिली हुई है, जो सैंक्शन हो गई बट इनने यूटिलाइज नहीं करी है। मतलब कल को अगर सर्ज इन यहाँ पे होता है, इनके पास स्पेंड वगैरह सर्ज होता है, तो दे कैन यूटिलाइज दैट फंड एंड इसकी जो फंडिंग कॉस्ट है वो भी बहुत कम है एसबीआई के कारण। और बोरिंग्स में भी अगर आप देखोगे बैंक लाइन्स 58% आज भी एसबीआई से फंडिंग होती है। थोड़े बहुत डिबेंचर और कॉमर्शियल पेपर ले रखे हैं, बट उन पर भी वही इंटरेस्ट रेट मिलती है जो इंडिया के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, और इसलिए इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और लेवरेज वगैरह भी यहाँ पे सही है। और लिक्विडिटी कवरेज रेशो में भी यहाँ पे अच्छा खासा एक इंक्रीज देखने को मिला है। एसेट लाइबिलिटी मिसमैच क्या होता है? एसेट लाइबिलिटी मिसमैच का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे को इतना इनफ्लोज है और मेरे को इतना आउटफ्लोज है, तो ये कंपनी ने क्या बताया कि मेरे को 7 दिन के अंदर यहाँ पे जो डार्क ब्लू में है वो इतना आउटफ्लो करना है और इनफ्लोज मेरे को 3000 करोड़ होगा और 2950 होगा। कभी भी यहाँ पे है ना एसेट लाइबिलिटी मिसमैच तब होता है जब यहाँ पे आउटफ्लोज आपका अगले 7 दिन में ज्यादा हो और अगले 7 दिन में यहाँ पे इनफ्लोज कम हो। अब ये जो है ना पीरियड बदल सकता है, 7 दिन का हो सकता है, 14 दिन का हो सकता है, 30 दिन का हो सकता है, बट 5 साल का अगर आप देखोगे तो इनको इनफ्लोज के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आउटफ्लोज इनको बहुत ज्यादा करना है, बट इनफ्लोज यहाँ पे 1800 करोड़ रुपए है। ये यहाँ पे आप कह सकते हो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच्ड है, बट इसके पीछे यहाँ पे अभी भी यहाँ पे कंपनी के पास क्या 7070 करोड़ की यहाँ पे बैंक लाइन्स है जो अनयूटिलाइज्ड है। अब ये क्या होता है, कंपनी ने अभी भी आने वाली जो इनकम है, जो फ्यूचर ग्रोथ है, उसको यहाँ पे कंपनी वो नहीं कर सकती। आज इनका बिजनेस तो ओवरऑल द पीरियड तो यहाँ पे बढ़ने ही वाला है, क्रेडिट कार्ड का ऐसा बिजनेस है, बट यहाँ पे उसको अभी फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसलिए एसेट लाइबिलिटी मिसमैच आपको ओवर द लॉन्गर पीरियड थोड़ा यहाँ पे है ना लास्ट की 2-3 साल 5 साल में थोड़ा यहाँ पे मिसमैच दिखेगा, बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती है। और वही ये ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे है ना बेसिकली बढ़ गई है वाई वाई बेसिस पे और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम हो गई है। ये सब बेसिकली है ना पैंडेमिक और एम्प्लॉय कॉस्ट से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एम्प्लॉय कॉस्ट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट और थोड़ा बहुत अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है इनका जो बेसिकली बिजनेस वगैरह में लगता है। एसेट क्वालिटी यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूव हुई है, वाई ओ वाई बेसिस पे यहाँ पे खराब रही है। अब ओवरऑल आप यहाँ पे इसको जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते जाओगे, बट मैं आपको बता देता हूँ एसेट क्वालिटी यहाँ पे अब स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ पे कंपनी ने ना अच्छा भरपूर प्रोविजन बना रखा है। जो लोगों का यहाँ पे 1900 करोड़ का इनका ना रीस्ट्रक्चरल लोन था मार्च 21 में, जो अब कंपनी ने कम कर करके 1300 करोड़ पे आ गया है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे क्या रीजन है? कंपनी ने थोड़ा बहुत राइट ऑफ किया, थोड़े बहुत पेड हो गए, थोड़े बहुत क्लोज हो गए। फिर कंपनी ने इस बार 257 करोड़ के लोन को और रिस्ट्रक्चर किया। एज ऑन डेट 1300-1400 करोड़ के लोन है, बट इनमें अच्छा खासा प्रोविजन बना रखा है। तो अगर इनको यहाँ पे कभी भी 24% लोन को यहाँ पे नुकसान होता है तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे जो प्रोविजनिंग है वो यहाँ पे बराबर कर रखी है। इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशो भी अगर आप देखते हो तो लगभग 78% का है, जो कि अभी आप देखोगे तो HDFC या फिर एक जो बढ़िया बैंक में होता है ना उतना इनका अच्छा खासा प्रोविजन कवरेज रेशो है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 78-79
99% का जो इनका कवरेज रेशो है वो काफ़ी अच्छा है। और कंपनी लगातार यहाँ पे ना मैनेजमेंट ओवरले पोजीशन वो प्रोविजन बनाती रहती है, जिसके कारण ओवरऑल चीज़ें सही रहती है। बाकी ESG फोकस है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बट ओवरऑल मेरे को कोई खास नहीं लगता है। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बड़ा चेंज आया था, अभी क्या हुआ था, जो मेरा लास्ट टारगेट था, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो मैंने एक टारगेट प्राइस दिया था 920 के भाव पे जब वीडियो बनाया था, आज वापस वही भाव आ गया। बट 920 से उसके बाद स्टॉक जो मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट था 1000 रुपये वो भी मीट हुआ था। उसके बाद जो मैंने 1150 और जो 1200 रुपये का टारगेट दिया था वो भी लगभग मीट हुआ। अब यहाँ पे कंपनी ने जो हाई बनाया था वो अभी 1150 के लगभग बनाया था। उसके बाद क्या हुआ, जो इनका कार्डिल है, इनका एक और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, उसने अपना 5% स्टेक बेचा था, अभी 4 से 5% स्टेक बेचा था, उसके कारण यहाँ पे इसका शेयर टूट गया था। तो अभी ये सारी चीज़ें हो गई और थोड़ा बहुत यहाँ पे वापस जो कोविड कंसर्न्स बढ़ने लग गए थे डेल्टा वायरस वगैरह के कारण, और यहाँ पे RBI की जो ये था कि माना जा रहा था कि है ना कहीं रिस्ट्रक्चरिंग ना अनाउंस कर दे या फिर मोरेटोरियम कर दे, तो उसके कारण थोड़ा बहुत स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला। बट रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं, उसके कारण वापस एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। चलिए, बाकी प्रमोटर ग्रुप वगैरह जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे आप देख सकते हो सभी नामी शेयर होल्डर्स हैं। और अब यहाँ पे आप कोई मुझसे पूछता है कि भैया उन लोग ने अपना स्टेक बेच दिया कि अपने को निकल जाना चाहिए, देखिए ऐसा नहीं है, उन लोग ने पूरा तो बेचा नहीं है, ठीक है, और आज भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड हैं। तो अब वो क्या होता है, कार्डिल तो बहुत बड़ा ग्रुप है, कार्डिल को आज है ना कोई स्टार्टअप में लगाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो SBI कार्ड से एग्जिट करेगा ही करेगा, बिकॉज उसको वहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सिंपल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब थोड़े बहुत यहाँ पे रेशोज देख लेते हैं, फिर मैं मेरा ओपिनियन बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो ROE ROC रहा है वो 10 से 16% के बीच में रहा है। पी रेशो जो है इसका वो लगभग अगर आप देखोगे 101 का पी है। अब पी इसका बिल्कुल हाई होगा, आप इसको कह सकते हो कि ये है ना NBFC टाइप की कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक फिनटेक थोड़ा भी यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज ये ऑनलाइन और डिजिटल स्पेंड के कारण इनको बढ़ेगा। यहाँ पे UPI से बहुत ज़्यादा इनको कॉम्पिटिशन मिलता है, बट जैसे जैसे यहाँ पे इनकम लेवल्स यहाँ पे वापस स्टडी होते जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड लोग बाग लेते जाएंगे। और अब लोगों में एक डर रहेगा कि कभी भी कल को है ना कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो क्रेडिट कार्ड तो होना ही चाहिए, ताकि अपने पास एक इमीडिएट क्रेडिट लाइन हो जाए। और जैसे जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, जॉब्स वगैरह बढ़ती क्रिएट होती जा रही है, यहाँ पे ना जो सैलरीड कस्टमर अगर बढ़ते हैं, एम्प्लॉयज़ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये वाला बिजनेस बिल्कुल बूम होगा। और इंडिया में आज भी बहुत कम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो ग्रोथ पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है। इनका कोई पीयर है नहीं लिस्टेड तो, और अनलिस्टेड केवल इंडिया में एक ही कंपनी है जो यहाँ पे स्टैंड अलोन बेसिस पे क्रेडिट कार्ड का काम करती है, वो है BOB फाइनेंशियल्स, जिसको अपन BOB कार्ड्स के नाम से जानते हैं। तो वो कंपनी है, बट वो आज की तारीख में लिस्टेड नहीं है। बाकी आप इसको बजाज फाइनेंस वगैरह से कंपेयर कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा वो बिल्कुल भी इनके टोटली अलग बिजनेस में। बट आप रेशोज वगैरह इसका कंपेयर करते हो तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का 83 का पी है, वो आप देख सकते हो। बट यहाँ पे बजाज फाइनेंस में जितना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है उतना ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे SBI कार्ड में, तो वो चीज़ है। मैं मतलब बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, इसका कोई लिस्टेड पीयर है नहीं। कंपैरिजन के मामले में आप बजाज फाइनेंस के अलावा आप और कोई भी NBFC से मत कंपेयर करना, और बजाज फिनसर्व वगैरह से कंपेयर कर सकते हो ओवरऑल बेसिस पे, बट यहाँ पे मैं ज़्यादा उस पर रिकमेंड नहीं करूँगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न के चेंजेस मैंने आपको बताए थे, एक बड़ा यहाँ पे चेंज आया था। बाकी यहाँ पे जो SBI का स्टेक है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा। FII ने यहाँ पे बहुत तगड़ी बाइंग करी है। यहाँ पे कार्डिल ग्रुप के बेचने के बाद भी यहाँ पे 8% से स्टेक 12.5% हो गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं हर बार बोलता हूँ, DIIs ने भी अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, पब्लिक का स्टेक बल्कि कम हो गया है। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है, FIIs का स्टेक बढ़ाया है। और ये जो शेयर ओवर होल्डिंग है यही आ रहा था, इसके कारण ही सबसे ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है। FIIs ने बहुत सारे स्टेक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बढ़ाए हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही है। एंड ओवरऑल यहाँ पे जो मेरे को कंपनी में कोई भी यहाँ पे बुरी बात नहीं लगती, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाइनेंशियल कंपनी। चलिए अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं जो टारगेट प्राइस वगैरह है। देखो, टेक्निकली मैं ज़्यादा यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि टेक्निकली क्या होता है कि टेक्निकल्स तब हिल जाते हैं जब यहाँ पे आपके है ना फिनेंशियल या फिर कोई एक है ना फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है। तो अभी अपन ज़्यादा टेक्निकल चार्ट पे बात नहीं करेंगे। अच्छा, 950 का इसका भाव है, ठीक है। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट रेजिडेंस है वो 1020 का है, ठीक है। 1020 और 1050 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मेरे को लग रहा है रिजल्ट के चलते 1000 रुपये का यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। वापस मैं यहाँ पे स्टॉक को बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगा कि ये यहाँ पे वापस रेंज बाउंड होगा, और जो 1200 रुपये का यहाँ पे टारगेट बिल्कुल आपको 3 महीने में देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई बैट कर सकता है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे 1200 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल मैं इस कंपनी को कहा देखता हूँ आज से 1 साल बाद में आई वुड गो फॉर कि यहाँ पे 1500 रुपये से 1600 रुपये के यहाँ पे टारगेट आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स रहेंगे वो 1500-1600 रहेंगे, और शॉर्ट टर्म के जो टारगेट रहेंगे वो 1100 रुपये के लगभग रहेंगे। तो ये है। और बाकी बाइंग रेंज क्या है, करंट भी भाव पे भी बाइंग की जा सकती है, बट 900 से 1000 के बीच में एक अच्छी बाइंग है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आदमी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा है तो उसको यहाँ पे 950 के लेवल पे अगर मिलता है स्टॉक तो बहुत बढ़िया बात है। रिजल्ट के कारण एक अच्छा खासा आप मूवमेंट देख सकते हो। तो ये था। और बाकी कंपनी बहुत बढ़िया है, वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए बैट कर सकते हो। आज से 3-4-5 साल में ये कंपनी शायद एक मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे सकती है, और हाल ही में इस कंपनी ने कोई खास रिटर्न्स दिए नहीं है, तो ये एक चीज़ है। और
हाल ही में, मतलब जो 1 महीने में हुआ है, 1100 से वापस नीचे आया। और ये बट अगर आप देखोगे कोविड के कारण तो इसने जो लो मारा था 400-500 मारा था, तब भी हमने बोला था टेलीग्राम चैनल पे भी कि ये कंपनी है जिसको लेना चाहिए। वहाँ से तो लगभग आपको एक 1 बैगर गेन तो मिल ही चुका है, और अब यहाँ पे बहुत ही जल्द अपने को यहाँ पे ये 3 बैगर गेन हो जाएगा हमारे लिए 500 रुपये से। हम तो इस पर बाय बोल रखा है, तो 500-600 रुपये से। तो ये है कंपनी और बहुत ही बढ़िया कंपनी है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे कमेंट करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच।